मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। प्राचीन भारत के इतिहास समाप्त हो चुके हैं। आज हम लोग इन करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। यहाँ से भी कुल 5 प्रश्न रहेंगे जेपीएससी पेपर 1 में। इसे भी हम लोग बहुत फास्ट लेकर के चलेंगे, जिस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास को लिया गया है। यहाँ पर जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो धार्मिक या राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न ही यूनिवर्सिटी वाली मेंटलिटी से आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ स्टडी करना है सिविल सर्विसेज वाली मेंटलिटी से, पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से। और निष्पक्षता उस सिचुएशन में आपके आ जाएंगी, ठीक है, जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो या विश्व इतिहास भी हो, ठीक है, उसे आप आर्थिक दृष्टिकोण से स्टडी करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी राजनीतिक घटना हो या फिर कोई भी युद्ध हो, सभी के पीछे आपको आर्थिक तत्वों को खोजना है, फिर आपके लिए सारा समस्या दूर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको इस मैटर पर लेकर के आगे चलूँगा। दूसरा, ऐसा ही इस चीज़ को भी दिमाग से आपको निकाल देना है कि पहला बार मध्यकाल में ही भारत में आक्रमण हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आक्रमण का दौर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है। ओके, आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र मिले हैं जो बाहरी लोगों के थे। हड़बड़ी में दफनाए गए शवों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सोने गहना ज्वेलर्स वगैरह का भी जो है हड़बड़ी में दफनाया हुआ साक्ष्य मिला है, तो उस समय भी आक्रमण की पुष्टि होती है। बाद में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ के लोगों से संघर्ष हुआ, वो भी एक आक्रमण था। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर काल में भी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। ठीक है, शक हुए, कुषाण हुए, शक पहलव हुए, तो अटैक तो हो ही रहा था। सिकंदर का अटैक हुआ। छोटे छोटे आक्रमण तो उत्तर पश्चिम भारत से होते ही रहे, नीचे समुद्र था, ऊपर हिमालय था, तो संभावना तो ऐसे भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो 10वीं से 12वीं सदी के बीच, 11वीं सदी के बीच जो आपके आक्रमण हुए, तुर्कों के आक्रमण हुए, और इस आक्रमण को भी उसी रूप में लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मध्यकाल के इतिहास में, चाहे दिल्ली सल्तनत का इतिहास हो चाहे मुगलों का इतिहास हो, ठीक है, उस दौरान ऐसा तो नहीं था कि आक्रमण रुक गया। दिल्ली सल्तनत के दौरान भी मंगोलों के भयंकर आक्रमण हुए हैं। ठीक है, आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान मंगोलों के आक्रमण से त्रस्त थे। ठीक है, बाद में मुगलों के समय में भी आक्रमण हुए, विदेशी कंपनियों के आक्रमण हुए, और अंग्रेज़ों के समय में भी आक्रमण हुए, अफगानों के आक्रमण वगैरह होते रहते थे। तो प्रॉब्लम था कि उस समय जब अंग्रेज काल या मध्यकाल तक आप एवरेजली रखे, अब आधुनिक भारत में भी शुरुआती दौर में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं था। ठीक है, कि अपना अपना देश का सीमा होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, सारी व्यवस्थाएं स्थापित नहीं थीं, जिसके कारण ऐसे आक्रमण जो थे सामान्य थे। इसलिए आपको सामान्य रूप में ही लेना है, फिर इसका स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा, और मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना भी उतना ही ईजी हो जाएगा, और आप अच्छे तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा यह भी समझना है, चाहे कोई भी युद्ध हो, उसका आधार जो होता है आर्थिक होता है। ऐसा नहीं कि जब बाहरी आक्रमण रुक गया तो भारत के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होती थी। जो छोटे छोटे राज्य होते थे आपस में लड़ते रहते थे। भारत ही नहीं, विश्व के हर हिस्से में यही कहानी है। तो इसका मूल में कहीं ना कहीं से आर्थिक होता है। क्या आपको लगता है कि गजनवी यहाँ आक्रमण करता भारत पर अगर एक समृद्ध प्रदेश नहीं होता? सिर्फ धर्म के नाम पे कभी नहीं करता। भारत ने क्यों नहीं अटैक किया? बाकी आस पड़ोस के जितने भी थे, भारत तो धनी देश माना जाता था, समृद्ध था, आर्थिक रूप से समृद्ध था, क्यों नहीं आक्रमण किया? इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि आक्रमण करके इसको कुछ लाभ नहीं होने वाला था। अफगानिस्तान पर अटैक करके क्या करता? ईरान इराक उस समय तेल थोड़ी था कि तेल को जीतने के लिए अटैक करता। लेकिन उधर जो है मध्य एशिया, आप शुरू से देखें कि उधर से आपका अटैक हुआ है। ठीक है, जो चीन का दीवार बन गया, तो मध्य एशिया के जो आक्रमणकारी थे उन्हीं से रक्षा करने के लिए बना था ना चीन का महान दीवार, सी हुआंगटी ने जो बनाया था। तो आक्रमण उसी क्षेत्र से होता है जो संसाधनों की दृष्टि से हीन होते हैं। जो संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हैं वहाँ से आक्रमण नहीं होता, वो रक्षक की भूमिका में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल इससे भी आप समझ सकते हैं
कि जब तुर्कों का शासन यहाँ पर गुलाम वंश का, खिलजी वंश का या फिर तुगलक वंश का स्थापित हुआ तो उन लोग भी रक्षक भूमिका में फिर आ गए। ऐसा तो नहीं था कि वो तुर्क थे तो हमेशा फिर आक्रमण करने लगे भारत से निकल के चारों ओर। फिर उन लोग क्यों नहीं गए आक्रमण करने? क्योंकि उनका लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। ठीक है, यहाँ से आक्रमण करने का कोई मतलब नहीं था, बल्कि वे आक्रमण को झेलने वाले बन गए। बाहर से तो आक्रमण रुका नहीं, उनका तो उद्देश्य पूरा हो गया था, लेकिन वहाँ की जो जातियाँ, अन्य जातियाँ थीं, ठीक है, उनके द्वारा अटैक फिर आपका चालू किया गया। ऐसा नहीं सिर्फ भारत पर अटैक होता था, मध्य एशिया का जो पूरा संसाधन विहीन इलाका था वहाँ से चारों ओर अटैक होता था, जहाँ जहाँ उन आक्रमणकारियों को समृद्ध प्रदेश मिलते थे। इस रूप में देखना है आपको। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गजनवी से। क्लियर? देखिए, मोहम्मद गजनवी जो था अफगानिस्तान सेक्शन से संबंध रखता था और सुबुक्तगिन नामक शासक का पुत्र था। हालांकि उससे अपने भाई से संघर्ष करना पड़ा शुरुआती दौर में ही। वह इस्लामी दुनिया के लिए, उस समय जो इस्लामी दुनिया था उसके लिए नायक माना जाता था, लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं खलनायक बन गया था। मोहम्मद गजनवी का पोजीशन अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान में, तो उसके पड़ोसी में थे हिंदू शाही राजवंश। यहाँ पर हिंदू शाही था। क्लियर? तो एक पड़ोसी में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो होते ही रहते थे। जैसे जैसे गजनी साम्राज्य का उदय हो रहा था, ऐसे उसी तरह से यहाँ पर शाही साम्राज्य की चिंताएं बढ़ रही थी। ठीक है, इसलिए मैंने पिछले क्लास में जब उत्तर गुप्त काल का क्लास ले रहा था तो आपको बताया था कि जयपाल के द्वारा पहले ही अटैक कर दिया गया था हिंदू शाही वंश का जो राजा था, लेकिन वह हार गया था। मोहम्मद गजनवी के द्वारा पहला काम जो किया गया वह आंतरिक स्थिति को मजबूत किया, अपने सारे विरोधियों को वहाँ नष्ट कर दिया और पूरे गजनी पर अपना एक तरह से एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब उसके समक्ष एक ही समृद्ध प्रदेश था भारत। वह भारत में कुछ शासन सत्ता स्थापित करना नहीं चाहता था, वो केवल यहाँ पर लूटपाट करके चला जाना चाहता था। ठीक है, तो पहला संघर्ष उसका हुआ शाही वंश से। उसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए और मोहम्मद गजनवी को किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भारत में आपस में ही जितने भी राजा थे संघर्ष में व्यस्त रहते थे, उनमें एकता का भारी अभाव था। और इसका पहला जो संघर्ष हुआ था 1001 ईस्वी में, वो था पेशावर का युद्ध। ओके, पेशावर का युद्ध में इसने जयपाल को हराया। जयपाल अपमानित संधि करने के बाद खुद ही अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लिया था, जिसका बदला लेने को आनंदपाल सोचा। लेकिन उससे पहले 1001 के बाद वह आगे बढ़ता है मुल्तान की ओर। ठीक है, मुल्तान में फतेह दाऊद नामक का शासक था, मुस्लिम शासक ही था, उसको भी पराजित किया। ठीक है, अगर वो केवल जिहाद की भावना से आता तो फतेह दाऊद को क्यों हराता, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा युद्ध था भारत में उसका, फतेह दाऊद को पराजित करना, मुल्तान का शासक। उसके बाद तीसरा युद्ध जो उसका हुआ फिर से जब यहाँ आनंदपाल आया शाही वंश में, तो आनंदपाल को भी 1009 ईस्वी में पराजित किया। यह था बहिंद की लड़ाई। इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो था गजनी के अंडर में आ गया। ठीक है, पेशावर से लेकर के मुल्तान तक का क्षेत्र। यहाँ पर पेशावर है पाकिस्तान का। पहला युद्ध पेशावर युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद जो वर्तमान भारत है उस ओर प्रवेश करता है। ठीक है, और पंजाब के नागरकोट में अटैक करता है, समझ गए ना। और यहाँ पर भी काफ़ी लूटपाट वह करता है। उसके बाद थानेश्वर पहुँचता है। क्लियर? जो आपका कभी हर्षवर्धन का राजधानी रहा था, लेकिन उस थानेश्वर का अब कोई रक्षक नहीं रह गया है। ठीक है, थानेश्वर के बाद और आगे बढ़ता है, मथुरा पर भी अटैक कर देता है। ठीक है, मथुरा को भी कुचलता हुआ निकल जाता है, कोई रक्षा करने वाला उस शहर का भी नहीं था। मथुरा को जीतने के बाद वह कन्नौज की ओर बढ़ता है। कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी रही थी, महान प्रतिहारों की, लेकिन आज जो है बहुत ही वीक हो चुका था। उस समय राजपाल शासन था, उसने बहुत ही जल्द अधीनता मान ली। उसके बाद कन्नौज के बाद वह
कलिंजर की ओर बढ़ता है, जो चंदेलों का शहर था, ठीक है। यहाँ पर भी उसे विशेष कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, गंड शासक था उस समय, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से इस पूरे इलाके पर समझ लीजिए तो मोहम्मद गजनबी की विजय हो चुकी थी। इसके बाद कुछ समय वह रेस्ट लेता है, फिर 1026 में एक नए आक्रमण के लिए निकलता है। वो सबसे बड़ा उसका आक्रमण था, वह था सोमनाथ आक्रमण 1026। ओके, इस सबसे बड़ा आक्रमण था और यहाँ पर सबसे अधिक धन की प्राप्ति जो है मोहम्मद गजनवी को हुई सोमनाथ आक्रमण के माध्यम से, और काफ़ी लोग यहाँ पर मारे भी गए मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि पहला आक्रमण, पहला युद्ध कौन था भारत के संदर्भ में गजनवी का, तो वह हिंद की लड़ाई होगी जयपाल के विरुद्ध। अंतिम सोमनाथ नहीं था, अंतिम था जाटों के विरुद्ध। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, तो धार्मिक प्रभाव यह हुआ कि मुस्लिमों का कुछ कुछ प्रभाव बढ़ा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और इसके अलावा सांस्कृतिक में देखिएगा, बहुत सारी कलाकृतियाँ जो हैं भारत की नष्ट कर दी गई मोहम्मद गजनवी के द्वारा। और आर्थिक प्रभाव में बहुत सारा धन जो है लूट लिया गया। और राजनीतिक सेक्शन में अगर बात करें तो इस मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से ही स्पष्ट हो गया था कि इनमें एकता नहीं है, उसकी सफलता से ही स्पष्ट हो गया था। लेकिन प्रभाव की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्योंकि ठीक 150 साल बाद फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। थोड़े बहुत प्रतिरोध किए गए, थोड़ी बहुत जीत भी मिली एक दो अवसरों पर, लेकिन कुल मिलाकर के भारत जो है पूरी तरह से मोहम्मद गौरी के अधीन ही हो गया। वह तो सिर्फ लूट करके चला गया था, मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अपनी सत्ता भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपने प्रक्षेपास्त्रों का नाम रख दिया है गौरी और गजनवी, ठीक है। शायद उसकी जो मेंटलिटी इसमें है कि प्रक्षेपास्त्र का नाम इसलिए रखा है क्योंकि भारत पर गौरी और गजनवी ने अटैक किया था। लेकिन शायद पाकिस्तान भूल जाता है कि पहला 2 अटैक जो हुआ था, पहला 3 अटैक, ठीक है, पेशावर, वहिंद और मुल्तान पाकिस्तान में ही हुआ था। वो अपने आक्रमणकारियों के नाम ही अपने मिसाइल को रखे हुए हैं। दूसरा, गौरी गजनवी तो पाकिस्तान के थे ही नहीं, वे लोग तो अफगानिस्तान के थे, ठीक है। सभी देशों के द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र का नाम अपने संस्कृति के अनुसार रखा जाता है या अपने देश के कुछ व्यक्तित्वों के नाम पर रखा जाता है। पाकिस्तान ने अपने अस्त्र का नाम भी जो है विदेशियों के नाम पर रख लिया है। चलिए, गजनवी की कहानी आपने सुन ली। अब चलिए फटाफट हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। इसी का नाम जो है मोहम्मद बिन साम भी था, मुइजुद्दीन गौरी भी था और शिहाबुद्दीन गौरी भी इसी का नाम था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, गजनी नाम का एक ये था, यहाँ पर गौर नाम का एक राज्य का विकास हुआ, ठीक है। और जल्दी ही गौर राज्य ने पूरे अफगान क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। इसी दौरान ईरान क्षेत्र में जो आपका स्थापित हुआ वो ख्वारिज्म नाम का राज्य हुआ, ठीक है। एक गौर बना। दूसरा तो आपका गजनी अस्तित्व में था ही, जिसका प्रभाव ये पूरे क्षेत्र में था, ठीक है। यहाँ पर लाहौर है, मुल्तान है, और उच्च यहाँ पर सियालकोट है, जम्मू के जस्ट सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है जम्मू से पाकिस्तान का सियालकोट। इधर पेशावर है, पेशावर, लाहौर, सियालकोट, इसी जगह समाना, भटिंडा, भटनेर, ठीक है, इसी इलाका में है, सब वेस्ट की ओर है। तो यहाँ पर जब गौर अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा था तो गजनी से पहला संघर्ष तो उसका हुआ, गजनी से हुआ। मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था, वह था अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन के द्वारा गजनी को जलाया गया, समझ रहे हैं ना। और जहाँ सोच की उपाधि ली गई, ठीक है, वहाँ तो हिंदू नहीं थे, वहाँ पर तो मुस्लिम थे। जिस ढंग से भारत में लड़ाइयाँ होती थी राजाओं के बीच में, वहाँ भी हो रहे थे, ये सब नॉर्मल था। लेकिन वहाँ पर क्या वो जिहाद का नारा देते? नहीं देते, क्योंकि उससे फर्क पड़ने वाला सैनिकों को नहीं था, जोश नहीं आता। यहाँ जिहाद का नारा क्यों दिया गया भारत में? क्योंकि यहाँ हिंदू थे,
ठीक है। मंदिर तोड़ने का नारा क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ हिंदू थे। वहाँ मस्जिद तोड़ने का नारा दिया जाता? नहीं दिया जाता। वहाँ पर कोई और विधि को अपनाया गया, ठीक है, कि गौर राज्य को अपना बढ़ाना है। तो ये सब तरीका होता है, इसको आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि गजनी को पराजित कर दिया जाता है गौर के द्वारा। जब मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में, ठीक है, गौर क्षेत्र में पूरी तरह से मजबूत हो गया, गजनी पर भी नियंत्रण उसने कर लिया, उसके बाद वह भारत की ओर बढ़ता है और पहले ही प्रयास में 1175 ईस्वी में मुल्तान और उच्च को जीत लेता है। उसके बाद वह निर्णय लेता है कि गुजरात की ओर से भारत में प्रवेश किया जाए, लेकिन 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के द्वारा वह पराजित हो जाता है। मूलराज द्वितीय के द्वारा पराजित हो जाता है, जो कि चालुक्य अन्हिलवाड़ा वंश का शासक था, ठीक है। उसके बाद उसने फिर से डिसीजन लिया कि उधर से उचित नहीं होगा, उचित होगा पंजाब से ही भारत में प्रवेश करना। इसलिए सेकेंड राउंड में 1190 में मोहम्मद गौरी क्या करता है कि लाहौर, पेशावर और सियालकोट, इस सारे क्षेत्र को जीत लेता है 1190 में। ओके, 1175 में जीता, 1178 में जीता, फिर इन तीनों प्लेस को, पेशावर, सियालकोट और लाहौर को कब जीता? 1190 में जीता। अब थोड़ा भारत के अंदर की घटना को देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये अजमेर का शासक था, चौहान शासक। दिल्ली में तोमर वंश था उस समय, ठीक है, और कन्नौज में गढ़वाल वंश था। जयचंद शासक था कन्नौज में। यहाँ तोमर लोग थे और यहाँ चौहान लोग, ठीक है। यहाँ चंदेल हो गए, यहाँ पर चालुक्य लोग थे, अन्हिलवाड़ के चालुक्य। क्लियर? पृथ्वीराज चौहान जो था तोमरों को पराजित कर दिया, चंदेलों को पराजित कर दिया। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि चंदेल शासक प्रमादी देव को हरा देता है और अल्लाउद्दल जो है उसी युद्ध में मारे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी अटैक करता है चौहान, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर भी अटैक करता है। यहाँ तो उसे विजय मिलती है, लेकिन चालुक्यों का जो शासक उस समय था जब यह अटैक किया था तो भीम द्वितीय था, है ना, वो तो हारा था आपका गौरी मूलराज सेकंड से, और पृथ्वीराज चौहान हारा चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय से, ठीक है। इससे आप सोच सकते हैं कि क्षमता भारत के राजवंशों में थी, ठीक है, लेकिन वे आपसी एकता नहीं होने के कारण विदेशी आक्रमण के शिकार हो गए। तब इसके पास ऑप्शन बचा था इधर, तो तोमर को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मात्र 14 साल की उम्र थी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन चौहान और जो गढ़वाल था जयचंद, इन दोनों के बीच कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे। कहा जाता है जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सारी सुविधाएं देने का प्रॉमिस किया कि आप आइए, अटैक कीजिए, ठीक है, हम साथ हैं। क्लियर? इसको और क्या चाहिए था? इधर कश्मीर का शासक एक था विजय देव, वह भी सपोर्ट कर रहा था गौरी को। क्लियर? और जयचंद भी सपोर्ट कर रहा था। तो इस स्थिति में गौरी के लिए थोड़ा सा आसान होने वाला था भारत में प्रवेश। खैर, उधर तो आपका 1190 में वह जीत ही लिया था गौरी, पेशावर, लाहौर और सियालकोट को। अब उसका अगला टारगेट दिल्ली था, और दिल्ली में था पृथ्वीराज चौहान, उससे टक्कर लेना था। वो एक शक्तिशाली शासक उस समय का माना जाता था, और इसकी टक्कर हुई 1191 में, ठीक है। वो पहला तराइन युद्ध के संदर्भ में, और इसमें बुरी तरह से पराजित हो गया मोहम्मद गौरी। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जयचंद ने कॉल किया था, तो इसका अर्थ नहीं है कि यहाँ पर आप एग्जाम में लिखने लगे, एक बोलने में आता है कि ये जयचंद है, ये है, मुहावरा बन गया है कि गद्दारी किया, ठीक है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा में इस ढंग से लिखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रभक्त था, जयचंद गद्दार था, तो मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा टीचर्स पर, इसका ध्यान रखिएगा। वो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना, भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्रीयता का भावना नहीं आई थी। भावना 1857 के बाद आई है, ठीक है। उस समय अपने राज्य को ही, अपने क्षेत्र को ही लोग देश समझते थे, ठीक है।
तो एक सामान्य सी घटना थी। अब आप देखते हैं कि जब आपका इब्राहिम लोदी था अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक सुल्तान, तो उस समय भी दौलत खां लोदी जो यहाँ पर लाहौर में था, मुल्तान में था, उसने भी तो बाबर को बुलाया था, ठीक है, तो वो भी गद्दार हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, उस समय सत्ता के लिए मारा मारी होता था, कोई रूल रेगुलेशन तो था नहीं कि पब्लिक चुनेंगे, इलेक्शन होगा हर 5 साल में, इस टाइप का तो कुछ नहीं था। उस समय तलवार का जोर चलता था। इसलिए आप लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होने के नाते, कैंडिडेट होने के नाते इन चीज़ों से बचिएगा, मार्क्स फिर अच्छे आएंगे। ओके, अब चलिए 1191 में तो ये पराजित हो गया, लेकिन उस समय अवसर था पृथ्वीराज चौहान के पास कि वह उसे मार सकता था, मोहम्मद गौरी को पीछा करके। लेकिन भारतीयों में कुछ रूल रेगुलेशंस थे युद्ध के, ठीक है, उसका पालन करने में आपका जो है वह व्यस्त रहा, जिसके कारण वह इस अवसर को खो बैठा। लेकिन इधर मोहम्मद गौरी ने हौसला नहीं हारा। उसे ये फील हो चुका था बस ये अंतिम बाधा है, अगर इस बाधा को दूर कर देते हैं, पृथ्वीराज चौहान रूपी बाधा को, है ना, तो निश्चित रूप से भारत में शासन स्थापित करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि उसके विचार भी मोहम्मद गजनवी की टाइप के थे, वो शासन वगैरह स्थापित करना उसका नहीं चाहता था, लेकिन बस उसका आपका एक अवसर निकलता गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या किया कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो किसी तरह से फिर वो एक अनप्लान्ड वे में फिर आपका एक राजवंश यहाँ पर स्थापित हो गया गौरी का, ठीक है, गुलाम वंश के रूप में। लेकिन शुरुआती दौर में जो भी उसकी गतिविधियाँ थे वो तो खुद इंटरेस्ट भारत में नहीं लेता था, वो जीत करके लड़ाई या युद्ध वगैरह करके वो फिर वापस गौर को लौट जाता था, ठीक है, यहाँ अपने गुलामों को दे दिया था भारत। तो इससे तो क्लियर था। खैर जो भी हो, 1192 में वो फिर से अटैक किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। इसके बाद जो आपका ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक गुलाम था, बहुत ही प्रिय गुलाम था, उसको भारत की जिम्मेदारी गवर्नर समझ लीजिए बना करके वह वापस गौर लौट जाता है। उसके बाद फिर 2 वर्षों के बाद वह वापस लौटता है, क्लियर। और उसका फिर अटैक होता है कन्नौज पर, ठीक है, चंदावर की लड़ाई में जयचंद को पराजित करके 1194 में मार देता है। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली जो था आपका, दिल्ली से चंदेलों पर, कलिंजर चंदेल का राजधानी था, कलिंजर वगैरह और कुछ आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। धीरे धीरे वह विस्तार में लगा हुआ था। और इधर फिर आपका मोहम्मद गौरी इसके विरुद्ध चाहता है कि एक्शन ले, ख्वारिज्म के विरुद्ध, ठीक है, ये 1203 की घटना है। और ख्वारिज्म से वह बुरी तरह से पराजित हो जाता है। तब उससे लगा अभी एक ही ऑप्शन है भारत, इसलिए वह ख्वारिज्म की ओर से यानी कि ईरान की ओर से अपने दिमाग को पूरी तरह से हटा लेता है। अब पूरी तरह से वह भारत पर कंसंट्रेट हो चुका था। हालांकि वह गौर गजनी क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहता था। और उसकी अंतिम लड़ाई जो हुई लाहौर के पास आसपास क्षेत्र में खोखर जनजाति के लोग रहते थे, खोखरों के विरुद्ध उसकी अंतिम सफलता थी। उसके बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने उत्तराधिकारी के रूप में अपने प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को घोषित कर चुका था काफ़ी पहले ही, लेकिन उसके 3 प्रमुख गुलाम थे। ओके, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कुबाचा और तीसरा याल्दोज। नाम को अच्छी तरह से देखेगा, कुबाचा, याल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को तो बोल के गया था, इसलिए एक तरह से उसे मान्यता प्राप्त थी, लेकिन कुबाचा और याल्दोज को यह संभवतः पसंद नहीं था। खैर कुछ भी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की एक तरह से मान सकते हैं कि स्थापना की। मामेलुक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। क्यों कहा जाता है? मामेलुक का अर्थ होता है सैन्य गुलाम, जो सेना का वर्क भी करते हैं, गुलाम भी होते हैं, दास भी होते हैं। ऐसे मोहम्मद गौरी कहा करता था, मेरे गुलाम मेरे पुत्रों के समान है, ये मेरे सम्मान और वैभव की रक्षा करेंगे। उसे 100% सही कर दिखाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को उसने जीत लिया, कई राजपूत शहरों को भी जीता, क्षेत्रों को भी जीता, और भारत में एक मजबूत आधार दिया गुलाम वंश को।
और ऐबक का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा होता है, समझ गए ना। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा। वह अपने उदारता के कारण प्रसिद्ध था, इसलिए उसे लाल बख्श भी कहते थे या हातिम सेकंड भी कहते थे। लेकिन उसकी समस्या थी याल्दोज और कुबाचा। यही कारण था कि जो दिल्ली, समझ गए ना, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ कन्नौज है, दिल्ली से राजधानी को हटा करके वह लाहौर ले आता है, क्योंकि वो गजनी में ज़्यादा सक्रिय थे याल्दोज और कुबाचा। संभवतः उनकी जिम्मेदारी गजनी और गौर क्षेत्र ही थी, ठीक है। हालांकि इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, याल्दोज कुबाचा तक ही मतलब है, वहाँ पर क्या को कर रहा था नहीं कर रहा था उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो लाहौर ले गया था ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके कुछ, लेकिन डिस्टर्ब तो करते ही रहते थे। इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बार गजनी भी जाना पड़ा था, गौर गजनी भी, और 40 दिनों तक वहाँ पर उसने अच्छा खासा नियंत्रण रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वानों का भी संरक्षक था। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी इसी के दरबार में थे, ओके। इसके अलावा यह स्थापत्य में भी जितना भी इसको सीमित समय मिला उसमें स्थापत्य में भी इसका योगदान रहा, क्योंकि 1206 में तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र ही हुआ। अब 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। 4 साल का इसके पास जो भी समय मिला तो इसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, और पहली मंजिल इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया। इसके अलावा दिल्ली में जो 7 शहर माने जाते हैं उसमें पहला शहर जो है किला राय पिथौरा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान एक घटना को विशेष रूप से आप याद रखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी का एक सिपाह सालार था, एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अटैक किया, जिसके कारण बंगाल में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। अब बंगाल पर जब वो अटैक करने को जा रहा था, उसने बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। लाखों जो पुस्तकें वहाँ पर थीं वो जलकर नष्ट हो गई। इस प्रकार शिक्षा का एक केंद्र समाप्त हो गया, फिर पुनर्जीवित किया गया है 2-3 साल पहले, ठीक है। इस घटना को याद रखिएगा। चलिए अब गुलाम वंश के दूसरे शासक की ओर बढ़ते हैं, तो वह था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। और यह 1210 में जब मृत्यु हुई उसके बाद बैठा और 1236 तक यह शासन करता रहा। हालांकि इसके लिए अपनी सत्ता को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आराम शाह को लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान मान लिया था, जबकि दिल्ली के अमीर और उमरा वर्ग इल्तुतमिश को सुल्तान बनाना चाहते थे। अंततः जूढ़ की लड़ाई में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और अपनी सत्ता पर जो दावेदारी दूसरों की थी उसे समाप्त किया। लेकिन चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थी इल्तुतमिश के लिए, चुनौतियां हर तरफ से थी, ठीक है। तो अगर इस ओर की चुनौती को देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर देखिए जो चुनौती था कुबाचा और याल्दोज का वो बना हुआ था, और दूसरा चंगेज खां, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि याल्दोज और कुबाचा ने दिल्ली पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। ऐसे भी इल्तुतमिश जो लाहौर को राजधानी ले गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको फिर से दिल्ली ला चुका था। जब याल्दोज और कुबाचा ने अटैक करने का प्रयास किया तो उसका कड़ा जवाब इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया। अब 1216-17 में तराइन की तृतीय युद्ध हुई, जिसमें याल्दोज को पराजित कर मार डाला और फिर कुबाचा का पीछा करता हुआ सिंधु नदी में उसे डुबोकर इल्तुतमिश ने मार डाला। लेकिन 1221 ईस्वी में एक बहुत ही बड़ा संकट भारत पर आया, ओके, और यह संकट था चंगेज खां के रूप में। यहाँ मैंने बताया कि ख्वारिज्मी राज्य था, ठीक है। इसका एक युवराज था जलालुद्दीन मंगवरनी। उसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आ पहुँचा था और जलालुद्दीन के द्वारा इल्तुतमिश से शरण मांगा गया। लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि अगर इस राजकुमार को, इस युवराज को संरक्षण देते हैं तो निश्चित रूप से चंगेज खान दिल्ली में इन कर जाएगा, और यह नवजात एक राजवंश था गुलाम वंश, ये पूरी तरह से वो तहस नहस कर देगा, क्योंकि उस समय चंगेज खान जो था आतंक था पूरी दुनिया के लिए, ओके।
तो अपनी बुद्धिमानी से रक्षा कर लिया, क्योंकि सिंधु नदी को चंगेज खान ने पार नहीं किया। दूसरी ओर एक समस्या था आपका बंगाल में, अली मर्दान खान ने विद्रोह कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीता था, तो माना जा रहा था कि दिल्ली का ही इस पर नियंत्रण रहा, लेकिन इतना दूर वो था कि दिल्ली से उसको नियंत्रित रखे, बंगाल को रखना या साउथ इंडिया को नियंत्रित रखना, ये शायद व्यवहारिक नहीं था। इसलिए बंगाल में काफ़ी विद्रोह होते रहे हमेशा, है ना। अभी से जो शुरू हुआ है ये आप देखेंगे कि मुगल काल में भी काफ़ी विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अक्सर जो है ये स्वतंत्र ही रहा है। तो अली मर्दान खान ने यहाँ पर किया, तो अंततः अली मर्दान खान का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन, उसके काल में इल्तुतमिश ने बंगाल को जीतने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद इस क्षेत्र में जितने भी राजपूत छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जिससे आपका रणथंभौर हो गया, जालौर हो गया, बयाना हो गया, मालवा हो गया, ग्वालियर हो गया, इन सारे क्षेत्रों को थर्ड राउंड में इल्तुतमिश ने जीत लिया। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने गुलाम वंश की सत्ता को बहुत ही सुदृढ़ कर दी थी, उसकी नींव को, जिस नींव को कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी ने रखा था, ठीक है। अगर इसके कुछ और विशेषताओं को देखा जाए इसके शासनकाल का, जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें निश्चित रूप से एक जो आपका आएगा कि यह पहला शासक था जिसे वैधानिक सुल्तान माना जाता है। क्लियर? क्यों माना जाता है? सुल्तान और बादशाह में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। क्लियर? सुल्तान और बादशाह का अर्थ हुआ, सुल्तान का अर्थ हुआ गवर्नर टाइप का, सुल्तान का हिंदी में समझिए, इंग्लिश में गवर्नर टाइप का होता है। उस समय जो खलीफा की सत्ता शुरू हुई थी इस्लामी दुनिया में, तो पहले वो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सैन्य सभी प्रमुख थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस्लामी राज्य विश्व के अलग अलग हिस्सों में फैलता गया, तो ऐसा ये संभव नहीं था। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया है कि आर्थिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो खलीफा को भी लगा कि अब दूर दूर के मुस्लिम राज्यों पर नियंत्रण करना, राजाओं को अपने अधीन में रखना, ये इम्पॉसिबल है, और राजा भी नहीं चाहते थे कि कोई उन पर इतना नियंत्रण रखे कि वो सारा मेहनत करें, पैसा कोई और ले जाए। ठीक है, तो खलीफाओं के द्वारा क्या किया गया, एक मध्य का रास्ता निकाला गया मान्यता देने का, यानी कि जिसको मान्यता दिया गया तो मुस्लिम समाज में मान्यता उसे दे दिया जाता था, पूरे मुस्लिम समाज में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को मान्यता नहीं दिया गया था, लेकिन 1229 में इल्तुतमिश को मान्यता दिया गया, और वह मान्यता देने वाले थे बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, उनके द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि पहला वैधानिक सुल्तान कौन था दिल्ली का, तो वह इल्तुतमिश होगा। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का, यानी कि गुलाम वंश का, मामलुक वंश का, वह भी इल्तुतमिश होगा। क्लियर? एक और जो इसका खासियत था इसके शासनकाल का, इसने 40 तुर्कों का एक जो है आपका समूह बनाया था, तुर्कान चहलगानी उसे कहा जाता था। इसका अत्यधिक पावर था। क्लियर? क्योंकि जहाँ तहाँ विद्रोह षड्यंत्र हो रहे थे, उसको रोकने के लिए उसी उद्देश्य से इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके अलावा इसके द्वारा पहली बार मानक सिक्कों को जारी किया गया, जैसे टंका और जित्तल, सोने का टंका, चांदी का टंका, जित्तल जो होता था तांबा का होता था। और जो कुतुब मीनार का अधूरा छोड़ दिया था, पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, दूसरा और तीसरा मंजिल को फिनिश कर दिया। लेकिन दुख की बात यह थी इल्तुतमिश के लिए कि उसके कई पुत्रों में से कोई भी योग्य नहीं था। इसने अपने जीवन काल में ही इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश के द्वारा मिन्हाजुस्सिराज को संरक्षण दिया गया था, जिन्होंने तबकात नासरी नामक पुस्तक लिखा था। अब चलिए रजिया की ओर बढ़ते हैं। रजिया के लिए सफ़र इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि शाह तुर्फान के द्वारा अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, जो रजिया का भाई था, उसको शासक बना दिया गया 4-5 महीने के लिए। लेकिन उसे रजिया के द्वारा पराजित कर दिया गया, क्योंकि रजिया ने दिल्ली के लोगों से अपील की, और दिल्ली के लोग भी चाहते थे, चूँकि इल्तुतमिश घोषित करके गया था रजिया को कि रजिया सुल्ताना ही सुल्तान बने। ठीक है, तो लाल कपड़े पहनकर उनके समक्ष गई थी और अपील की थी कि आप लोग जो हैं सपोर्ट करें। हालांकि तुर्कान चहलगानी की बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे बाद में स्वीकार कर लिए, ताकि क्योंकि उनको लगता था ये चूँकि एक लड़की है, महिला है, ठीक है,
इसलिए इसको नियंत्रित करना जो है आसान होगा। तुर्कान चिहलगानी के द्वारा कहीं ना कहीं से किंग मेकर की भूमिका के रूप में अब आपको आगे देखने को मिलेगा। अंततः रजिया सुल्तान बनी, क्लियर, दिल्ली की सुल्तान बनी। और उसके बाद रजिया के काल में जो जो विद्रोह हुए उसने काफ़ी कड़ाई से दबाया, और ये विद्रोह हुए लाहौर और मुल्तान का गवर्नर कबीर खां हयाजू के द्वारा। उसे भी दंडित किया गया, लाहौर उससे छीन लिया रजिया ने। और दूसरा जो था ग्वालियर का गवर्नर था जुनैदी खां, उसे तो मरवा ही दिया रजिया ने। रजिया ने अमीर आखुर के पद पर अबसिनिया का एक व्यक्ति था याकूत, उसको नियुक्ति किया। अमीर आखुर का अर्थ होता था अश्व सेना का प्रधान। इधर भटिंडा में आपका जो है कल्तुनिया नाम का व्यक्ति था, वो विद्रोह कर रहा था रजिया के विरुद्ध। तो जब वह दबाने को जाती है अल्तुनिया को, तो उसी दौरान इसका भाई बहराम खान जो था, बहराम खां, वो आपका सत्ता पर कब्जा कर लेता है एक एतिगिनी नामक जो आपका अमीर था उसके हेल्प से। और जब वह वापस आती है तो कैथल की लड़ाई में हार जाती है और मार डाली जाती है। हालांकि उसने युद्ध करने के लिए अल्तुनिया के विद्रोह को जो दबाने गई थी, अल्तुनिया से रजिया ने विवाह भी कर लिया था ताकि दिल्ली पर किसी तरह से नियंत्रण किया जा सके, लेकिन दिल्ली पर वह नियंत्रण नहीं कर सकी। इसके बाद बनता है बहराम शाह शासक। ओके, तो रजिया का जो शासनकाल हुआ 1236 से 1240। अब बहराम शाह का जो शासनकाल हुआ 1240 से 42। अब बहराम शाह के शासनकाल में दो प्रमुख घटनाएं हुई जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला जो है 1241 में मंगोलों का दूसरा आक्रमण भारत पर हुआ। एक तो 1221 में हुआ था चंगेज खान का, यहाँ तैर बहादुर का हुआ। और दूसरी जो घटना थी नायाब ममलिकात का पद जो है क्रिएट किया गया। नायाब ममलिकात के पहला नायाब ममलिकात जो था एतिगिनी, जिसने सपोर्ट किया था आपका बहराम खान को शासक बनाने में। और ये जो नायाब ममलिकात का पद होता है था, ये बहुत ही पावरफुल उस समय हो चुका था, खास करके दुर्बल शासकों के दौरान, है ना। ये वास्तव में यही सुल्तान होते थे नायाब ममलिकात। तो ये प्रश्न बनता है पहला नायाब ममलिकात कौन था और किसके काल में ये जो है क्रिएट किया गया था यह पोस्ट। एक किंग मेकर की ओर की तरह जो है आप समझ सकते हैं नायाब ममलिकात को। बहराम शाह के बाद आया मसूद शाह का शासनकाल। इसने 1242 से 1246 तक शासन किया, लेकिन इसके काल में मलिक जहाँ ने बलबन के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा और मलिक जहाँ ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। नसीरुद्दीन महमूद चूँकि बलबन के हेल्प से बना था शासक, इसलिए उसने बलबन को क्या किया, नायब ममलिकात बना दिया। बलबन की स्थिति अब काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, निश्चित रूप से इसे और मजबूत करना चाहता था बलबन नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। इसलिए वह क्या करता है बलबन कि अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करा देता है। तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति मजबूत हो चुकी थी, लेकिन कई और अमीर भी थे, ठीक है, उम्र वर्ग समूह भी थे जो एक कमज़ोर शासक का, एक कमज़ोर सुल्तान का लाभ उठाना चाहते थे। उसी में था किसलुक खान। उसने भी षड्यंत्र रचा और रेहान को नायब ममलिकात बनवा दिया और बलबन को भेजवा दिया हाँसी, ठीक है। हाँसी का यह गवर्नर बना। देखिए इल्तुतमिश में भी आपका एक गवर्नर वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शासक जितने भी दिल्ली सल्तनत के हैं पहले कहीं ना कहीं गवर्नर रहे हैं। इल्तुतमिश में बदायूं का गवर्नर था पहले, बलबन जो है हाँसी का गवर्नर बना था, क्लियर। बाद में भी मैं बताता चला जाऊंगा, उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। बलबन जब गवर्नर बन गया तो फिर वो प्रयास करता रहा कि अपनी जो स्थिति थी उसे वापस प्राप्त कर सके और अंततः वो सक्षम रहा। फिर से उसे नायब ममलिकात बना दिया और उल्गू खान की उपाधि इसके द्वारा दी गई महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। इसामी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है फुतुह उस सालातीन। इस्लामी कृत फुतुह सालातीन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है बलबन द्वारा नसीरुद्दीन महमूद को जहर देकर मरवा दिया गया और 1266 ईस्वी में सत्ता पर कब्जा कर ली। इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल रहा 1246 से 1266 रहा। फिर बलबन सत्ता पर बैठता है जो 1287 तक रहा, 1266 से 1287 तक। इसने 21 वर्ष तक शासन किया। बलबन का जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत में और मामलुक वंश में।
बलबन के द्वारा राजत्व के सिद्धांत को महत्व दिया गया, क्योंकि उसने देखा था राजाओं के साथ नायब ममलिकात जैसे पद परासीन लोग या तुर्कान चिहलगानी जैसे समूह के लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, जब चाहा किसी को हटा दिया ले आया। इसलिए राजा का एक अलग स्थान बनाना चाहता था, इसलिए उसने थ्योरी ऑफ किंगशिप पहली बार दिया दिल्ली सल्तनत में। बलबन के द्वारा इसके अलावा तुर्कान चिहलगानी की शक्ति को कुचलने का भी पूरी तरह से प्लान किया गया, क्योंकि वह खुद ही उसका मेंबर रह चुका था। बलबन का अगर ये देखा जाए, उत्थान देखा जाए, तो यह बहराम खान के दौरान ही हो गया था, जब वह आमिर आखुर के पद पर नियुक्त हुआ था, यानी कि अश्वशाला का प्रधान। और उसके बाद जो शासक बना मसूद शाह, उसके काल में यह आमिर हाजिब बना, यानी कि राज दरबार का हेड होता था, एक तरह से समझ लीजिए। और जो आपका नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मैंने बताया है कि नायब ममलिकात बन चुका था। इसके द्वारा राजत्व के सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए यह किया गया कि इसने राजत्व को, यानी कि राजा को, राजा के पद को, क्लियर, नियामत खुदाई कहा, क्लियर, यानी कि खुदा द्वारा प्रदत्त है। और जिल्ले इलाही की भी संज्ञा दी, यानी कि यह ईश्वर का छाया होता है राजा, यानी कि राजपद जो है वो कौन देता है? खुदा, ईश्वर देते हैं। और जो राजा होता है पृथ्वी पर, वह ईश्वर का छाया होता है। राजत्व सिद्धांत आप शुरू से देखे हैं, ठीक है, लगभग इसी के आसपास हर काल में रहा है, बस नाम अलग अलग बदल जाते हैं। इसके अलावा ईरानी प्रथाओं को भी शुरू किया, जैसे सिजदा पैबोस, यानी कि जब राजा के समक्ष आप जाते हैं तो अभिवादन का एक अलग तरीका होता है, उसका पालन करना जो है आपके लिए अनिवार्य है। नौरोज नाम का एक प्रथा भी शुरू किया, यह दरबार में गंभीर रहा करता था, यहाँ तक कि जब उसके पुत्र की भी मृत्यु हुई तो वह किसी के समक्ष रोया नहीं, अकेले में वो रोया करता था लेकिन किसी के समक्ष नहीं रोया। इसने न्याय प्रणाली भी समानता के आधार पर जो है स्थापित की। और इसके अलावा बंगाल की समस्या इसके दौरान भी, बंगाल सेक्टर का समस्या जो है इसके दौरान भी उत्पन्न हुआ, जिसे इल्तुतमिश ने सॉल्व करने का प्रयास किया था। और इसके काल में तुगरिल खां के द्वारा विद्रोह किया गया। तब इसने क्या किया, बलबन ने, जब तुगरिल खां ने विद्रोह किया तो अमीर खां और मलिक तरगी को बंगाल भेजता है कि तुम लोग जा करके वहाँ पर बंगाल में दबाओ उस विद्रोह को, लेकिन वो दोनों असफल रहते हैं। जब ये दोनों असफल रहते हैं तो दोनों को मरवा देता है। उसके बाद वो खुद जाता है अभियान पर, बंगाल के अभियान पर, और तुगरिल खां को बुरी तरह से पराजित करता है, बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करता है। और कहा जाता है कि उसने सभी विद्रोहियों के खालों को नोचवा कर जिंदा, ठीक है, एक लाइन से टांग दिया था। और अपनी जो बंगाल की सत्ता है किसको दी थी? बुगरा खां को, अपने पुत्र को, ठीक है। यहाँ तक कि पुत्र को भी उसने धमकी दे दिया कि देखो इसका क्या हाल किए हैं तुगरिल खां का, अगर तुम भी इस रास्ते पे जाओगे, ठीक है, विद्रोह के रास्ते पर, यानी कि तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये था आपका बंगाल का। और 1285 में इसी के काल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें उसका पुत्र जो था महमूद मारा गया, जिसे शहीदे आजम की उपाधि दी। और एक बलबन का एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, वह था दीवाने अर्ज, क्लियर। इसने सैन्य विभाग की स्थापना की, सैन्य मंत्रालय की। दीवान और अमीर, ठीक है, इसको दीवाने को ही मान लीजिए है, अमीर को ही है, या दीवाने अर्ज अमीर अर्ज, क्लियर। दीवान का अर्थ होता है विभाग, मंत्रालय, और अमीर अर्ज का होता है वो मंत्री, क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस रखेगा, दीवान और अमीर में, मुख्य परीक्षा में काम देगा। तो दीवाने अर्ज का गठन कौन किया था? तो वह बलबन के द्वारा किया गया था, सैन्य विभाग था, क्लियर। अब बलबन की मृत्यु 1287 में होती है। उसके बाद 2 शासक बने, ठीक है, कैमर्स और कैकोबाद, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर थे, तरह तरह के व्यसनों के शिकार थे, जिसके कारण गुलाम वंश पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। जब कैकोबाद शासक बना तो उसके काल में समाना का गवर्नर, समाना इधर था, ओके, इस जगह में था, समाना का गवर्नर था जलालुद्दीन खिलजी, ओके। जलालुद्दीन खिलजी को उसने शाइस्ता खां की उपाधि दी, उसकी वीरता के कारण वह काफ़ी योग्य था, इसमें 2 मत नहीं है। उसके बाद कैमर्स शासक बना, लेकिन उसे हटाकर अंततः जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया और वह सुल्तान